हेलो दोस्तों, तो मेरे चैनल पे आपका स्वागत है। तो चलिए दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे पॉलिटी। और इस पॉलिटी में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के बारे में, जिसे कैग के नाम से जाना जाता है। कैग यानी कि CAG यानी कि कंप्ट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। तो चलिए दोस्तों, इसकी हम शुरुआत करते हैं और इसमें हम जानेंगे कि आखिर इस पद का सृजन हमारे संविधान में क्यों किया गया और भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक का उद्देश्य क्या है और इनका कार्य क्या होता है, इनकी नियुक्ति कैसे की जाती है और भीमराव अंबेडकर ने ऐसा क्यों कहा था कि भारतीय संविधान में भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक एक सबसे महत्वपूर्ण संवैधानिक पद है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरुआत करते हैं। दोस्तों, वास्तव में भारतीय संविधान में भारत सरकार की एक व्यवस्था की गई है और दोस्तों, भारत जो सरकार होते हैं वही उन्हीं को कार्य करने के लिए दिया जाता है। दोस्तों, भारत सरकार संसद के माध्यम से कई कार्य करती है। ऐसे में सरकार को कार्य करने के लिए उन्हें धन की व्यय करनी पड़ती है। तो दोस्तों, सरकार द्वारा किया गया धन व्यय सही से किया जा रहा या नहीं, तो सरकार के प्रति जनता का विश्वास रखने के लिए और एक मजबूत लोकतांत्रिक देश बने रहने के लिए सरकार द्वारा किए गए व्यय का नियंत्रण बहुत ज़रूरी है, जो कि उसका जो नियंत्रण होता है वो भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के द्वारा किया जाता है। दोस्तों, भारतीय संविधान में भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक का वर्णन हमारे आर्टिकल 148 से लेकर आर्टिकल 151 तक में किया गया है। दोस्तों, उसमें आज हम आपको बताएंगे कि आर्टिकल 148 में क्या लिखा गया है भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के बारे में, आर्टिकल 149 क्या है, आर्टिकल 150 क्या है और आर्टिकल 151 क्या है। तो आप वीडियो में आप बने रहें, आपको वीडियो के माध्यम से सारा कुछ सीखने को मिल जाएगा। दोस्तों, मैं इसे पहले मैं लिख दिया हूँ ताकि मैं इसमें लिखने के लिए ज़्यादा समय वेस्ट ना करूँ। तो चलिए शुरुआत करते हैं। दोस्तों, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 148 के अंतर्गत ऐसा कहा गया है कि भारत में एक महालेखा नियंत्रक परीक्षक होगा। कौन होगा? नियंत्रक महालेखा परीक्षक होगा, जिसे कैग के नाम से भी जाना जाता है, यानी कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। दोस्तों, इसमें देखिए जो है भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक में क्या है, नियंत्रक और महालेखा परीक्षक। सबसे पहले हम इसका अर्थ को जानते हैं कि नियंत्रक का अर्थ क्या होता है और महालेखा परीक्षक का अर्थ क्या होता है। दोस्तों, मैं इसे बोर्ड पर ऑलरेडी मैं लिखा हुआ हूँ कि नियंत्रक का अर्थ होता है कि सरकार के समस्त खर्चों पर निगरानी रखना। क्योंकि जैसे दोस्तों, भारत में जितने भी कार्य होते हैं वो भारत सरकार द्वारा संसद के माध्यम से की जाती है। तो ऐसे में कार्य करने के लिए भारत सरकार को जो धन की व्यय करनी पड़ती है दोस्तों, तो ऐसे में उनकी किया गया व्यय पर निगरानी रखने के लिए नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की ज़रूरत होती है। तो वहाँ पे नियंत्रक का ही अर्थ होता है कि सरकार के समस्त खर्चों पर निगरानी रख रहा। और दोस्तों, महालेखा परीक्षक का अर्थ क्या होता है, तो संसद द्वारा आवंटित धन। यहाँ पे आवंटित धन हुआ दोस्तों, जैसे कि संसद में कई विभाग है, जैसे एक पर्यावरण विभाग हो गया, एजुकेशन डिपार्टमेंट हो गया, इसी प्रकार से कई अन्य डिपार्टमेंट है। तो जो जिनको जो जितना दो धन दिया जाता है, तो वही बता रहे दोस्तों कि संसद द्वारा आवंटित धन का देख रेख करना और यह भी देखना कि सरकारी धन का उपयोग उचित तरीके से किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा है। किसका अर्थ होता है? वो महालेखा नियंत्रक का अर्थ होता है। दोस्तों, कैग भारत में एक एकल संसदीय संस्था, यानी कि कैग में सिर्फ एक ही सदस्य होता है। एक सदस्य के अलावा जितने भी अन्य अधिकारी होते हैं वो कैग के अधीनस्थ होते हैं, वो कैग में शामिल नहीं होते। कैग अपने आप में एक बहुत बड़ी संस्था है, उसमें केवल एक ही इंडिविजुअल होती है। तो क्या बताया मैंने लिखा यहाँ पे कि कैग होता है वो एकल संसदीय संस्था है और महालेखा परीक्षक विभाग का संवैधानिक प्रमुख होता है। दोस्तों, भारत के अन्य राज्यों में कैग के एजेंट के रूप में कई अकाउंटेंट जनरल नियुक्त किए जाते हैं, ठीक है। और जो वो अकाउंटेंट जनरल होते हैं वो राज्य सरकार के लेखाओं से संबंधित जानकारी को कैग को सौंपते हैं, ठीक है, कि जितने भी जो राज्य सरकार में जो व्यय होती है, प्राप्तियां होती है, तो चूँकि जो कैग होता है वो एकल संसदीय संस्था है दोस्तों, तो कहाँ कहाँ अपने आप हैंडल कर सकता है। तो इनके हैंडल करने के लिए कुछ अकाउंटेंट जनरल नियुक्त किए जाते हैं। कहाँ पे? तो स्टेट लेवल पे। दोस्तों, इसमें क्वेश्चन एक पूछ सकता है
और पूछता भी है कि कैग में कितने सदस्य होते हैं। तो कैग में मात्र एक सदस्य होते हैं, जो मैंने यहाँ पे लिख दिया है कि कैग जो होता है वो एकल संसदीय संस्था है और ये महालेखा परीक्षक विभाग का संवैधानिक प्रमुख होता है। दोस्तों अगर आपको इसमें एक सवाल और पूछा जाए कि जो कैग होते हैं वो सिर्फ केंद्र स्तर पर काम करते हैं कि राज्य स्तर पर भी काम करते हैं, तो दोस्तों यहाँ पे आंसर होगा कि दोनों स्तर पर काम करते हैं, केंद्र स्तर पर भी काम करते हैं और राज्य स्तर पर भी काम करते हैं। अब दोस्तों मैं इसका थोड़ा सा आपको मैं बता देता हूँ कि इसकी नियुक्ति कैसे की जाती है। तो दोस्तों इसकी नियुक्ति के बारे में संविधान में से कोई उल्लेख नहीं किया गया कि इसकी नियुक्ति कैसे करी जाए। दोस्तों जो इसकी जो नियुक्ति है वो राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है, मंत्रिपरिषद के सलाह पर किया जाता है। दोस्तों अब आपका एक सवाल होगा कि अगर मंत्रिपरिषद की सलाह पर महान्यायवादी दोस्तों की नियंत्रक और महालेखा परीक्षक का नियुक्ति किया जाता है। लाइट चला गया, देखो लाइन कभी कट गया है, तो चलिए लेकिन फिर भी हम वीडियो को शूट करते हैं और अभी आपको मैं आगे बताता हूँ इसके बारे में। तो दोस्तों मैं बता रहा था कि मंत्रिपरिषद के बारे में कि अगर मंत्रिपरिषद की सलाह से महालेखा नियंत्रक परीक्षक की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, तो आपका सवाल होगा कि अगर मंत्रिपरिषद ही अगर उसको सब चुनता है, चाहे तो राष्ट्रपति को सलाह देता है कि इस व्यक्ति की नियुक्ति किया जाए, तो फिर वो जितने भी मंत्रिपरिषद के द्वारा घोटाले किए जा रहे हैं उनकी तो पर्दाफाश कौन करेगा। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि 2008 में जब भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक थे विनोद राय जी, उस समय यूपीए की सरकार थी भारत में। तो यूपीए की सरकार के दौरान एक स्कीम लाई गई थी दोस्तों, पहले आओ पहले पाओ योजना, मतलब कि ये पहले आओ पहले पाओ। दोस्तों ये जो पहले आओ पहले पाओ ये 2G स्पेक्ट्रम के घोटाले से संबंधित है और उस समय भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक थे कौन, विनोद राय जी थी। बात है दोस्तों 2008 की। उस समय विनोद राय जी के द्वारा 2G स्पेक्ट्रम के घोटाले का पर्दाफाश किया गया था, जो उन्होंने बताया था कि अगर ये पहले आओ पहले पाओ के स्थान पर अगर सरकार के द्वारा नीलामी प्रक्रिया को अपनाया गया होता तो सरकार को लगभग 1,70,000 करोड़ रुपए तक का लाभ होता, जो एक अनुमान आधारित जांच थी। दोस्तों ये ऑथेंटिक जांच नहीं थी, जो भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के द्वारा एक अनुमान आधारित जांच थी। तो ऐसा कोई बात नहीं दोस्तों कि अगर इनकी नियुक्ति मंत्रिपरिषद के सलाह पर राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है तो क्या जो सरकार के द्वारा किए गए घोटाले का पर्दाफाश किया जाएगा कि नहीं किया जाएगा। दोस्तों जिस समय 2008 में पहले आओ पहले पाओ 2G स्पेक्ट्रम के घोटाले का पर्दाफाश जो कैग के द्वारा किया गया था, उस समय पूरा भारत में कोहराम मच गया था और सब लोग जानने के इस होड़ में थे कि इनका पर्दाफाश कौन किया और कैसे किया और कैग क्या होता है। उस समय से दोस्तों कैग बहुत ज़्यादा चर्चा में आया। मैं थोड़ा सा आपको अगर इसका इतिहास के बारे में बताऊं तो जो भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की शुरुआत दोस्तों भारत में 1858 ईस्वी से ही हुआ था। दोस्तों यहाँ पे है ना भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, दोस्तों नियंत्रक मात्र नाम का ही है, नियंत्रक का यहाँ पे कोई अर्थ नहीं है। दोस्तों नियंत्रक का अर्थ हुआ कि अगर सरकार खर्च करने से पहले अगर इससे सलाह लेती है तो इनका उस पर नियंत्रण होगा, लेकिन भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक में ऐसा नियंत्रक का कोई कुछ कार्य नहीं है। दोस्तों सरकार के द्वारा खर्च किए जाने के बाद ही ये ऑडिट कर सकते हैं और ये ऑडिट करते हैं कि कितना खर्चा हुआ और कैसे खर्चा हुआ। लेकिन दोस्तों अगर अपनी भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की तुलना अगर ब्रिटेन की कैग से किया जाए तो दोस्तों दोनों में अंतर है। दोस्तों दोनों में अंतर यह है कि जो भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक होते हैं वो भारत सरकार के व्यय करने के बाद जांच करते हैं, लेकिन जो ब्रिटेन के कैग होते हैं वो सरकार जिस समय खर्चा करना होता है सरकार को उसी समय सबसे पहले कैग से परमिशन लेते हैं। कहाँ पे, ब्रिटेन में, लेकिन ऐसा भारत में नहीं होता है दोस्तों। तो मैंने आपको बताया कि जो नियुक्ति होता है वो मंत्रिपरिषद की सलाह पर राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। दोस्तों अब इसकी नियुक्ति कैसे होगी, किस व्यक्ति को चुना जाएगा, ऐसा संविधान में किसी भी प्रकार का उल्लेख नहीं है, ना किसी भी प्रकार के संविधान हमें जानकारी देती है। वो डिपेंड पड़ता है मंत्रिपरिषद पे, ठीक है। और जो इनका जो शपथ होता है वो राष्ट्रपति के द्वारा ही दिलाया जाता है। किनको, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की। दोस्तों अब मैं बात करता हूँ कार्यकाल के बारे में। तो दोस्तों कार्यकाल इनका होता है 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु सीमा तक। दोस्तों इसका अर्थ यह हुआ कि 6 वर्ष या 65 वर्ष जो भी पहले हो, मान के चलिए कि अगर कोई व्यक्ति है जिनकी उम्र 56 साल जा रही हो और अगर उनकी नियुक्ति कैग के पद पर होती है, ऐसे में वो 56 और 6 कितना हुआ 62 वर्ष तक की उम्र में 62 वर्ष तक की उम्र तक वो कैग के पद पर बने रहेंगे। तो ऐसे में उनका कार्यकाल 6 वर्ष का हो जाएगा। लेकिन वहीं अगर मान के चलिए कि अगर किसी भी व्यक्ति की अगर आयु
अगर 62 वर्ष हो और अगर उनकी जो नियुक्ति होती है वो नियंत्रक महालेखा परीक्षक के रूप में की जाती है, तो उनका कार्यकाल वहाँ पे 62 + 6 68 साल नहीं होगी। वहाँ पे उनका वहाँ पे देखा जाएगा कि जो पहले हो, यानी कि अगर 68 से पहले अगर 65 आ रहा है तो उनका कार्यकाल वहाँ पे 6 वर्ष ना होकर मात्र 3 वर्ष होगी। ठीक है, तो आपने मुझे उम्मीद है कि आपने इसे समझ गया होगा कार्यकाल के बारे में। अब मैं दोस्तों बात करता हूं कि त्यागपत्र के बारे में। तो दोस्तों त्यागपत्र ये राष्ट्रपति को ही देते हैं। दोस्तों इसमें त्यागपत्र वाले में एक कॉन्सेप्ट है, अगर इनका एक जैसे राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति होते हैं दोस्तों, तो राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को देते हैं और उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को देते हैं। तो वहाँ पे एक दोनों को कॉम्बिनेशन बनाया गया, अगर राष्ट्रपति है तो उपराष्ट्रपति है। वैसे यहाँ पे अगर नियंत्रक महालेखा परीक्षक है, अगर यहाँ पे उप नियंत्रक महालेखा परीक्षक होता, समझिए, अगर यहाँ पे उप नियंत्रक महालेखा परीक्षक अगर होता तो जो नियंत्रक और महालेखा परीक्षक हैं वो अपना त्यागपत्र उप नियंत्रक महालेखा परीक्षक को देते, ऐसा संभव है। लेकिन यहाँ पे एकल संसदीय संस्था है, इसलिए जो अपना त्यागपत्र हैं वो उन्हीं को देते हैं जो उनको शपथ दिलाते हैं, यानी कि इनको तो राष्ट्रपति को देते हैं। दोस्तों जो इनका वेतन होता है वो सुप्रीम कोर्ट के किसी भी एक न्यायाधीश के बराबर इनका वेतन होता है, और जो इनकी वेतन होती है वो भारत की संचित निधि पर भारित होते हैं। दोस्तों भारत के संचित निधि का उल्लेख हमारे संविधान में आर्टिकल 266 में किया गया, यानी कि अनुच्छेद 266 में किया गया है। किसका? इसके संचित निधि का। दोस्तों अब मैं बात करता हूं कि अगर कोई भी व्यक्ति जिनकी नियुक्ति कैग के पद पर होती है तो क्या दोस्तों उनकी सेवानिवृत्ति के बाद वो किसी के पद पर भी वो जा सकते हैं क्या, यानी कि कोई भी पद उसके बाद वो धारण कर सकते हैं क्या? तो इसका आंसर होगा नहीं, यानी कि अवकाश प्राप्ति के बाद, यानी कि सेवानिवृत्ति के बाद वो किसी भी पद को धारण नहीं कर सकते। दोस्तों हमारे संविधान में इसका व्यवस्था इसलिए किया गया है ताकि उसे कोई बड़ा पद देने के लालच में उससे गलत काम ना करवा दे। दोस्तों ये पद बहुत मजबूत है, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक का पद बहुत स्ट्रॉन्ग है। दोस्तों इसका स्ट्रॉन्ग इसलिए, इसका 2-3 कारण है। पहला, इनका जो कि कार्यकाल है दोस्तों ये फिक्स है, या तो 6 वर्ष या तो 65 वर्ष, जो भी पहले हो। अगर 6 वर्ष या 65 वर्ष के जगह अगर राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अगर पद होता तो ये अपने पद से हमेशा डरते। और इनके अगर मान के चलिए कि अगर इनको पद से हटाया जाना चाहिए तो इसको पद से कैसे हटाया जाता है जानते हैं? जैसे देखिए यहाँ पे जो इनका वेतन है सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के समकक्ष है, इसी के जैसा अगर इनको पद से हटाया जाना अगर होगा तो फिर वैसे ही हटाया जाएगा जैसे कि किसी भी सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को हटाया जाता है, यानी कि संसद के दोनों सदनों के द्वारा विशेष बहुमत के साथ साबित कदाचार या योग्यता के आधार पर पारित प्रस्ताव के आधार पर इसे हटाया जा सकता है, वैसे नहीं हटाया जा सकता। दोस्तों यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट बात है कि दोनों सदनों के द्वारा विशेष बहुमत से पारित करना, साबित कदाचार का अर्थ ये होता है कि दोस्तों कि दोनों सदनों के द्वारा अगर मतलब कि विशेष बहुमत से पारित करना बहुत ही मुश्किल काम है दोस्तों। इसीलिए जो इनका पद है ये बहुत इम्पोर्टेंट है और जो इनकी पद की जो स्टेबिलिटी है वो बहुत ज़्यादा है। तो चलिए दोस्तों अब मैं बात करता हूं कि कैग का दोस्तों जिस प्रकार जो जैसा काम होता है कैग का वैसा ही भारत में होता है लोक लेखा समिति का। जो जैसे जो कि कैग होते हैं वो कि भारत सरकार के व्यय का ऑडिटिंग करते हैं, उसी प्रकार से जो कि जो लोक लेखा समिति होता है वो भारत सरकार के द्वारा किए गए खर्चे का भी ऑडिटिंग करता है। इसीलिए कैग को लोक लेखा समिति के मित्र व मार्गदर्शक के रूप में काम करता है। दोस्तों इसमें क्वेश्चन आता है कि लोक लेखा समिति के मित्र के रूप में किसे जाना जाता है, तो कैग को जाना जाता है। अगर इसमें एक और क्वेश्चन आए कि लोक लेखा समिति के मार्गदर्शक के रूप में कौन कार्य करता है, तो कैग कार्य करता है। दोस्तों इसमें एक और कहा जाता है कि लोक लेखा समिति के आँख और कान किसे कहा जाता है, तो कैग को ही कहा जाता है। दोस्तों अगर बात करें कि वर्तमान में कैग कौन है, तो दोस्तों अभी वर्तमान में कैग है गिरीश चंद्र मुर्मू साहब जी हैं, वर्तमान में भारत के कैग हैं। दोस्तों अब मैं थोड़ी सी बात करता हूं कि जो केंद्र संबंधी जो लेखा प्रतिवेदन है वो कैग किसे सौंपते हैं और जो राज्य संबंधित लेखा प्रतिवेदन है वो कैग किसे सौंपते हैं। तो दोस्तों केंद्र संबंधित लेखा प्रतिवेदन को भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक राष्ट्रपति को सौंपते हैं और राष्ट्रपति आर्टिकल 151 के तहत उस संसद को सौंपते हैं। संसद में किसे?
लोकसभा में लोकसभा के अध्यक्ष को और राज्यसभा में राज्यसभा के अध्यक्छ को। उसी प्रकार से जो कि कैग होते हैं वो राज्य संबंधित जो लेखा प्रतिवेदन को राज्यपाल को सौंपते हैं और राज्यपाल भी आर्टिकल 151 के तहत उसे विधानमंडल के पटल पर रखते हैं। दोस्तों अगर जहाँ पे विधान परिषद है वहाँ पे विधान परिषद के सभापति को सौंपते हैं और जहाँ पे सिर्फ विधानसभा ही है वहाँ पे विधानसभा के स्पीकर को सौंपते हैं। कौन? राज्यपाल सौंपते हैं। दोस्तों कैग को उसी तरह से हटाया जाता है जैसा कि सुप्रीम कोर्ट के जज को मैंने इसके बारे में एक्सप्लेन कर दिया है। दोस्तों यानी कि दोनों सदनों के विशेष बहुमत के यानी कि दोनों सदनों के विशेष बहुमत से जब अगर वो पारित कर दे कोई भी प्रस्ताव इनके खिलाफ में, कैग के खिलाफ में, और उनको साबित कदाचार के आधार पर या उनको या योग्यता का करार दिया जाए तो उसे हटाया जा सकता है। दोस्तों इसके 3-4 कार्य हैं। इसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट है दोस्तों कि जो कि क्वेश्चन भी इसमें कि पूछता है कि जो कि कैग का नियंत्रण सिर्फ संचित निधि पर होता है कि आकस्मिक निधि पर होता है कि दोनों में होता है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जो कि कैग का नियंत्रण होता है वो भारत के संचित निधि पर भी होता है और भारत के आकस्मिक निधि पर भी होता है। दोस्तों अगर सरकार भारत की संचित निधि पर भारत से जो भी कार्य करती है उसकी ऑडिटिंग भी कैग के द्वारा किया जाएगा और अगर सरकार द्वारा पैसा का वहन किया जाता है आकस्मिक निधि से भी, कंटिजेंसी फंड से भी, तो भी उनका ऑडिटिंग कैग के द्वारा किया जाएगा। दोस्तों भारतीय संविधान में संचित निधि का प्रावधान अनुच्छेद 266 में किया गया है और आकस्मिक निधि का प्रावधान अनुच्छेद 267 में किया गया है। दोस्तों इसके बाद इसका सेकेंड कार्य है कि सरकार के सभी विभागों की जमा पूंजी का जांच करना, यानी कि कौन सा विभाग में कितना पैसा है, कितना कहाँ खर्चा किया गया, उसका भी ऑडिटिंग किया जाता है। और दोस्तों एक है कि सभी सरकारी कंपनियों की खर्चों की जांच की जाती है। तो किसके द्वारा जांच की जाती है? तो इनके द्वारा ही जांच किया जाता है, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के द्वारा। तो दोस्तों कैग और बस कुछ नहीं है, मैं आपको थोड़ी सी यहाँ पे मिटा के लिख देता हूँ कि आर्टिकल 148, आर्टिकल 149, आर्टिकल 150 और आर्टिकल 151 क्या दोस्तों। मैं चलिए वैसे ओरली ही मैं बता दूँ कि आर्टिकल 148 के तहत भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के पद का सृजन किया गया है और आर्टिकल 149 में उनके कार्य और शक्ति का वर्णन किया गया है और आर्टिकल 150 के तहत अगर राष्ट्रपति को किसी भी लेखा संबंधी जगह जानकारी चाहिए तो कैग से ले सकता है और आर्टिकल 151 के तहत केंद्र और राज्य संबंधित लेखा प्रतिवेदन को राष्ट्रपति को सौंपते हैं और राज्य से संबंधित प्रतिवेदन को राज्यपाल को सौंपते हैं। बस यही है दोस्तों। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि एक छोटी सी क्लास में आप बहुत एंजॉय किए होंगे और आपको कौन सा टॉपिक पे वीडियो चाहिए अगर है तो फिर आप मुझे कमेंट करके आप बताइए, मैं उस पर प्रयास करूँगा और मैं अपने उम्मीदों पर खरा उतरूँगा। जय हिंद।